सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक में आ गई बहार, वज़ीर आज़म नोटिस मुजरा के दावे बेकार, के इलेक्ट्रिक में ना रोके वार, एक बयान अरबों का नुकसान, जाली लाइसेंस झूठी दास्तान, नजरसानी पिटीशन या रहम की अपील, कुलभूषण केस भारत झुकने पर मजबूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासी जोड़ तोड़ में तेजी आ गई है। पंजाब में बड़ी तब्दीली की खबरें गर्म है। किसको किससे तब्दील किया जा रहा है ये राज अभी राज है, लेकिन फिलवक्त नून लीग तब्दीली की जद में लगती है, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत एक बगावत का सामना है। लीगी लंका कोई और नहीं, खुद इसके अपने अरकान असम्बली ही ढा रहे हैं। अफवाहें यह हैं कि नून लीग के 35 से 40 अरकान, मैं दोहरा देता हूं, 35 से 40 अरकान फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं और पार्टी में रहते हुए हुकूमत की हिमायत का फैसला कर चुके हैं। नून लीग में होने वाली इस बगावत की वजह सियासी तज्जियाकार पार्टी में क़यादत के बहरान को भी समझते हैं, जिनके मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं और शहबाज शरीफ करंतना में, इसीलिए लीगी बस की सवारियां उतरने लगी हैं। एक नुक्ता नज़र यह है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से बागी लीगी अरकान की मुलाकातें रंग दिखा रही हैं। वजह कुछ भी हो, लेकिन इस जोड़ तोड़ से नतीजा ये निकाला जा रहा है कि पंजाब में कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिसका फैसला जल्द हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक मामला जिसका कोई हल नहीं निकल रहा, वो कराची की लोड शेडिंग है। पाकिस्तान को चलाने वाले कराची में बिजली की गैर एलानिया बंदिश अज़ाब बन गई है। कराची की इस लोड शेडिंग का वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया। वफाकी वज़ीर असद उमर भी भागम भाग कराची पहुंचे कि इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल और गैस की वाफिर फराहमी की खबर सुनाकर दावा यह किया कि अब अंधेरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी ना हुआ। अब वज़ीर आज़म फिर इस मामले पर अपनी टीम के साथ सर जोड़कर बैठे हैं। चेयरमैन नैब ने भी नोटिस ले लिया है, लेकिन कराची वालों का अब तक का तजर्बा यह है कि नोटिसों से ये चिराग न पहले जला है, न इन्हें अब जलने की कोई उम्मीद है। इसके लिए जिन अमली इक़दामात की जरूरत है, इन्हें उठाए बगैर मामला हल होने का नहीं। सितम यह है कि अमली इक़दामात की बजाय सिंध और विफाक में इस मामले पर भी इल्जाम तराशी का मुकाबला चल रहा है। हालांकि ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं, बल्कि लोड शेडिंग के अंधेरे मिटाने का है, दुरुस्त समत में कदम उठाने का है। ऐसा ही एक कदम पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण को दूसरी मर्तबा कौंसल रसाई देकर उठाया है। भारत के मनफी रवैये के जवाब में इस ऐसे इक़दाम का हमें क्या फ़ायदा होगा, इन सब पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। बाबर डोगर साहब, ये चूँकि पंजाब के मामला आप देखते हैं, ये तो उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं। तो नून लीग तो चली थी, हुकूमत गिरा रही है, तो 30, 35, 40 का फॉरवर्ड ब्लॉक, ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। उसामा साहब, मैं आपको एक जो पिछला असम्बली का इजलास हुआ है, जो बजट सेशन था पंजाब असम्बली का, दो नून लीग के अरकान असम्बली इंतज़ार कर रहे थे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब के फर्जंदे अर्जुमन जो हैं वो असम्बली में तशरीफ़ लेके आएँ तो हम उनसे मुलाकात कर लें। तो जब हमजा शहबाज साहब असम्बली में दाखिल हुए तो वो उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े, तो हमजा शहबाज साहब के इर्द गिर्द जो सिक्योरिटी थी उन्होंने उनको रोक लिया। असम्बली के अंदर नून लीग के 2 MPs जो कि अपोजिशन में हैं, हमजा शहबाज साहब जेल में हैं, नून लीग के 2 MPs उनसे मिलना चाह रहे, सिक्योरिटी ने रोक लिया। ये भी हुकूमत नहीं है, तो अब ये हाल है। मैं आपको 10 दिन पहले का वाक़या बता रहा हूँ। जनाब उन्होंने रोक लिया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी हम हमजा साहब से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो हमजा साहब ने उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा जी कि आप इनके नाम नोट कर लें, तो इनको टाइम कन्वे कर दीजिएगा मुलाकात का। क्या? हाँ जी, और आप मानेंगे कि उनको 6 दिन के बाद का टाइम दिया गया। 6 दिन के बाद इतने मिनट के लिए आप हमजा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। ये अगर बाबर साहब ऑपोजिशन में रहते हुए हाल है। का एटीट्यूड है। शहबाज शरीफ साहब क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं, आए वो लंदन से थे पार्टी को यकजा करने के लिए, वो तो अपने क्वारंटाइन से बाहर निकल ही नहीं रहे। जिनके डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब तुमने क्वारंटाइन में रहना बेटा, बाहर नहीं निकलना। नहीं, लेकिन हाई कोर्ट में जमानत के लिए वो गए हैं। एक मिनट आप मुझे बताएं कि जज साहिबान कह रहे हैं कि भाई हमने तो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया था, आप क्या लेने आ गए? डॉक्टर का आपने नाम लिया, सिर्फ एक सवाल, ये जिसने
क्या कह रहे हैं आपको, डॉक्टर ने उनको करंटीना में रहने का, उनका निकलने एग्जाम नहीं किया कि नहीं जरूरत है। हाँ, नहीं नहीं कहा कि आज करंटीना में हाई रहना है। कोर्ट में गए हैं अच्छा, तो हाई कोर्ट की बात मौजूद जज साहिबान से उन्होंने कहा जी कि मैं बीमारी के बावजूद आ गया हूँ, जिस पर जजेस ने उन्होंने उनसे कहा कि जनाब आप क्यों आए हैं, आपको तो हमने एग्जेम्प्ट कर दिया था आने से, आप अपनी मर्जी से अच्छा आए। आप ये समझ लें, आपने कहना यानी जहाँ पे उनको नहीं थी। जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे तो वो जाते हैं, लेकिन जहाँ उनको जाना चाहिए न्याय में नोटिस पे या असेंबली में जिस तरह या मुलाकातें करनी चाहिए, वहाँ पे वो आज उन्होंने कहा है कि मैं जान हथेली पे रख के आ गया हूँ, मुझे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है, इसके बावजूद मैं कोर्ट में देखने हाजिर हो गया हूँ आपके सामने। उस पे जज साहब ने कहा कि जनाब हमने तो आपको पिछली जान पेशी पे कहा था अकेले कि पे आप रख ना के आए हैं कि उल्टा उनके लिए खतरा बनने आए हैं, ये तो खुद को बाहर मार के आए ना आए। थे। आप तो आप फिर कोरोना आगे का बंदा ये कहता लेकिन है, मैंने आपसे भी ये सवाल करना है खलील साहब कि ये वजह क्या है बाबर साहब, कि क्या ये समझ रहे हैं कि ये वही 1999 वाला मामला होने लगा है कि ये 10 साल के लिए चले जाएंगे, हमें तनहा छोड़ देंगे, हम यहाँ पर धक्के खाते रहेंगे, तो उससे बेहतर है एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, तो अपने मामलात अपने इलाके के हल्के के काम तो हमारे हो सके, ताकि हमने दोबारा इलेक्शन लड़ना है, वोट तो नहीं, उनको और क्या चाहिए। देखिए तो ये वजह है। देखिए उसामा या साहब, ये जो बेरुखी आप बता रहे हैं। उसामा साहब मेरी एक बात सुनो, मैंने बेतहाशा असम्बलियाँ देखी हैं, मुझे वो असम्बली भी याद है 2007 से 2012 की, जब काफ लीग के 85 अरकान थे पंजाब असम्बली में, 8 से 13 जी 2008 से 13 जी, की ठीक। कि जब 85 अरकान थे और इन्होंने उसमें से 62 बंदे तोड़ लिए थे, नून लीग ने 62 बंदे तोड़ लिए थे और ये कहा था कि ये नजरियाती लोग हैं, ये नजरिए के तहत हमारे साथ शामिल हुए हैं, ये लोटे नहीं हैं, इन्होंने काफ लीग की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं किया, ये इसलिए हमारे पास आ गए हैं। तो वो जो नजरियाती लोग 2008 में इनके पास आए थे और जब तक इनका इक़्तिदार रहा वो नजरिए के साथ जुड़े रहे हैं, तो अब उनका नजरिया तो इक़्तिदार है, उनका नजरिया तो इक़्तिदार है, तो वो अब पीटीआई की गवर्नमेंट है तो वो तो अपने नजरिए के मुताबिक चलेंगे, अब इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनको अब बर्दाश्त करना चाहिए। साहब आपको लगता है ये सारी वजूहत हैं, बेरुखी, अपना अंदाज या शहबाज के साथ मिल डॉक्टर नहीं साहब रहे? का आखिरी जो जुमला है ना, अच्छा, कि वो जो नजरियाती उस वक्त जो काफ लीग से जब नून लीग की हुकूमत आई तो उधर चले गए। नहीं आपके ख्याल है कसूर उन लोगों का है, वो मफाद परस्त हैं, वो इक़्तिदार की तरफ जाते हैं। उसको कहते हैं नजर आती, एक होता है नजरियाती वाह, और एक होता है नजर नजर आती। आती, वाह, बहुत समझ आ रहा है बात? जी जी, क्या बात। आप वन लाइनर समझ गए हैं? Development उस वक्त नजर तो भी आती। उनको नजर आई थी चीज तरक्याती और फंड नजर उधर चले आती गए, है। उनको नजर आती क्या है, जो डॉक्टर साहब ने बात की उसी को इंडोर्स करूंगा। ठीक, उनको ये नजर आ गया है, उन्हीं नजर आतियों को जो उधर और इधर जा रहे हैं। अब इधर जो पीटीआई की वो जा रहे हैं साथ कि हमजा शहबाज लीज कंसर्न, क्योंकि मन की मुरादें पूरी हो रही हैं, उनको कोई बॉदर, क्योंकि वो इक़्तिदार के लिए आते हैं। नहीं मरियम तो एक्टिव हो सकती है। नवाज शरीफ साहब वहाँ बाहर बैठे हैं, वो भी मन की मरियम मुरादें जाती उमरा में बैठी हैं। पूरी मुरादें पा के बैठ गए। छोटा सा अगर जुमला मुकम्मल होने दें, जी जी जी, आप फिर बोलिएगा जरूर, क्योंकि नहीं मैं तो एक सवाल उसके बाद नहीं, सवाल ये थोड़ा सा रब्त उसके ऊपर मजा आएगा। उनकी पूरी हो गई और उसके लिए आई वाश है कि उनके घर में इश्तेहार लगा दिया, वो गारंटर उनका इधर फिर रहा है और जिस बंदे की गारंटी दी है वो उधर फिर रहा है, इश्तेहार ही हो रहा है। खलील साहब बहुत तकलीफ होती है उस आदमी को जिसके घर के बाहर इस तरह का नोटिस लग जाए, उसके लिए इज्जतदार होना, इज्जतदार छोड़ ले। मैं वैसे कह रहा हूँ कि वहाँ पर लंदन में एक नोटिस लगे, बड़ा अजीब लगता है। छोड़ दे इसको, छोड़ आती हैं, ठीक है। वो ख्वाजा आज़म ने कहा था ना टिकट आप समझ जाने को शर्म या होती है, उन्होंने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था, पता नहीं किसके बारे में कहा था। एक तो आप बातें ऐसी करते हैं कि मुझे दिल करता है कि कोई एक और बात। अच्छा, आप ये थोड़ा सा मजा जो है ना किरकिरा आप कर देते हैं, नाज़रीन भी कहते हैं कि बीच आदि का, ताकि डॉक्टर साहब मजे से उस पर तबसरा करें। अब मैं समझिए पूरा करें जी। अब ये मामला जो नजर आती वाला बात है, अब उनको पता है कि ये फिर 10 साल बाद, जिस तरह आपने बताया ना डॉक्टर साहब की बात, वो आगे इंडोज करता जा रहा हूँ। हमजा इसलिए नहीं मिल रहा है, ये टाइम दे रहे हैं, जब उस वक्त भी नहीं मिल रहे थे, इस वक्त भी, क्योंकि उनका दिलचस्पी नहीं है। अब उन्होंने कोई इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, इधर उन्होंने रहना नहीं है, इक़्तिदार उनके पास है नहीं, आगे उनको दूर दूर तक अभी इक़्तिदार के लिए नजर नहीं आ रहा। इसलिए जब दूसरे बंदे उनको भी नजर आती है, जिस तरह इनको भी नजर आता है, ठीक है, तो आप इसी तरह आ गए नवाज शरीफ साहब, जिस तरह बताया। एक बड़ा आपको धमाका की चीजें दे रहा हूँ अभी, जो नैब ने कल फैसले किए हैं, नैब ने कल फैसले किए हैं, उसमें नैब तो बेऐब हो सकता है, मैं उसके ऊपर नहीं कहूँगा, लेकिन आपने एक लाइन ड्रा करनी है, आपको समझ आ जाएगी
नजर आती सारों को कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। ये शहबाज और नवाज ये दो इस तरह ग्रुप, और कौन किधर है, लाइन एक ड्राओ। ये थोड़ा सा अगर कहें, मामला ये हुआ कि जो नवाज शरीफ साहब है वो चूँकि बाहर बैठे हुए हैं जी, एज पर खुशी खुशी वहाँ बैठे हुए हैं सेल्फ एग्जाइल में जी। और कोर्ट की अंडरटेकिंग वाले इधर हैं, बावजूद साहब अदालत ये से आप कह रहे हैं self इश्तारी exile, वो कहते हैं इलाज के लिए गए हैं। चले जो भी इलाज लोगों को नजर आ रहा है, टाइम ज़ाया करेंगे ना, सारी दुनिया को पता है जो इलाज हो रहा है वहाँ पे। इलाज क्या हो रहा है कि बरम पट्टी जो है ना, इधर उधर से पैसे टाकियाँ शाकियाँ वो लगाई जाए ताकि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल हो जाए। अच्छा, वो जो लूट मार का पैसा इधर उधर पड़ा हुआ है। अच्छा, मामला ये है कि सागडार साहब वहाँ बैठे हुए हैं, सलमान शहबाज वहाँ बैठे, अब बात समझते क्या जरा, नैब के सारे मुलजम, अली इमरान साहब दमार जो हैं वो डोगर साहब फिर रोला डाल देंगे को पैसे सीधे अकाउंट से गए, उनकी बेटी दमाद अकाउंट में सीधे कंपनी से जल्जला सागदार बाहर हैं, वो आगे हुसैन और हसन नवाज वो बाहर है। उनको क्या डोंट के उनको क्या फर्क पड़ता है, उनके इश्तिहार बाहर लगाए या घर में लगाए या जिधर मर्जी लगाए, आगे आ जाए। सुनते जाए सुनते जाए। अहम बात शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कल ही अभी ईवीएम हुई है। एक तो वो केस जिस तरह आपने बताया 120 साल वाला पुराना जो सुप्रीम कोर्ट में गया, पैटी केस को मेगा में डाला और वो बंद हो गया। अब बात जरा समझे, 20 साल तक वो नैब कहता है कि 2000 से लेकर उसके अंदर जो जवाब बनाया गया ना, 2 बंदे उनके फौत हो गए, सुन ले। और 20 साल हमने इतना जोर लगाया क्योंकि एलडीए का रिकॉर्ड लाने के लिए 7 बड़े आजमों तक हमें जाना पड़ना था। सुन मजाक, आप मजाक ले रहे हो उसामा साहब, 7 एलडीए लाहौर सर, आप लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो आपका दायरा कार 7 बना हुआ है। अच्छा बताएं ना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन विंग जो है नैब ने और एमएलए को बहुत सारे मुल्क तावन नहीं कर रहे रिकॉर्ड के लिए, होता है ना, बहुत सारी हुकूमतें तावन नहीं, लिहाजा वो 20 साल तक डॉक्टर साहब एलडीए का रिकॉर्ड को उन्होंने कहा अभी तक वो चीजें हम उन्होंने ये बेगुनाह नहीं लिखा, टेक्निकल मार मारी, 2 बंदे मर गए और अभी तक उनका शवाहिद चूंकि उस तक नहीं पहुंचे। इस बेस पे सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि पैटी जो 150 से 29 डुलाए उसमें मैंने शामिल किए, छुपा लिए थे बड़े वाले, उसमें डाली लिस्ट। वहां पे कमर उस्मान चौधरी थे, डेडलाइन बन ली, इनको दिलवाई, लिख के दिया वो कई साल पहले। अब चेयरमैन नैब को मेरा ख्याल यकीनन मौजूदा को पता भी नहीं होगा और उस वक्त शहजाद सलीम साहब भी नहीं, इनको भी पता नहीं होगा। अच्छा अगला सुन ले, उसके बाद क्या हुआ, धमाके कल की उसके अंदर मैं निकाल रहा हूँ। उसके बाद जनाब आगे आ जाता है कि शहबाज शरीफ की कोई एक इंक्वायरी जनाब वो उन्होंने कहा जी उसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया है, ऐसे ही आई बात। आगे डॉक्टर साहब फिर एक सुप्रीम कोर्ट की वो वायलेशन हो गई, 56 कंपनी वाला मशहूर जमाना केस, डॉक्टर साहब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, अगर आप इजाजत देना, वो बंद कर दिया, वो बंद कर दिया। आगे उसके अंदर है जो आगे वो जो PLDC वगैरह एक और कंपनी का, उसमें हर चीमा शहबाज शरीफ जिसमें मुलजम है वो इंक्वायरी भी बंद कर दी। और एक और कंपनी है डॉक्टर साहब जिसमें शहबाज हमजा चेयर करते थे कंपनियों को, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। अच्छा, और 7 छोटा सा और 7 इसका मतलब ये है, आप समझ जाए, जो अगर ये केस बंद हो गए हैं तो वो पहले ही बंदे बाहर हैं। मरियम साहिबा खुशी खुशी आराम से बैठी हुई खामोश, उनकी भी सेल्फ जो उन्होंने अपने तो आपको उन्होंने बटन उनका ऑफ हुआ है ट्विटर का, जब दिल करे चल पड़ता है, जब दिल करे। मामला इससे समझ आया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो शहबाज शरीफ के बारे में जो खबरें थी डील या डील के बारे में, उनको भी मन की मुरादें पूरी मिलना शुरू हो गई हैं। अच्छा। और उनको भी अब कोई खतरा लाक नहीं है क्योंकि जब ये केस बंद हो गया डॉक्टर साहब, ठीक है, सलमान शहबाज फ्री हो गए, बाबर साहब, हमजा शहबाज बाबर साहब ये जो बात कर रहे हैं आरजीमा सारी कहानियां तो बंद हो गई, मन की मुराद मिल रही है, तो ये एमपीएस भी फिर मन की मुराद चाहते हैं तो वो भी पूरी करेंगे। खतरा पार्टी को तो है, पार्टी कौन सी पार्टी, ये जाने देंगे इनको, कौन सी पार्टी, नून लीग खत्म हो चुकी है। 1 मिनट खैल साहब, देखिए हिस्ट्री के साथ चलें। हाँ, मैंने 99 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई, नून लीग की गवर्नमेंट गई, 2002 में ये सारे लोग काफ लीग में आ गए, 2008 में शहबाज शरीफ साहब वापस आए तो ये लोग शहबाज शरीफ के साथ चले गए। शहबाज शरीफ साहब के बाद 10 साल शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट रही, अब PTI की गवर्नमेंट है, तो लोग वही हैं, नज़रिया वही है, नज़रिया इक़्तिदार है, नज़रिया डेवलपमेंट फंड्स हैं, नज़रिया जो है इलाके का तहसीलदार है, नज़रिया जो है वो इलाके का SHO है, तो वो सिर्फ उस्मान बुज़दार ही दे सकते हैं। वो शहबाज शरीफ जो क्वारंटाइन में बैठे हैं, हमजा जो कैंप जेल में बैठे हैं, और मरियम जो है जो कि जाती उम्र से बाहर नहीं निकल रही, वो नहीं दे सकते।
तो वो अपने नजरिए पर कायम है, नहीं, और ये वो देख अपने सकते हैं। नजरिए के किसी साथ चल बड़ी रहे हैं। चीज पर ये उसके वोट नहीं नहीं। कर सकते। छोटा सा एक यानी सवाल अगर आप- ये मसलन तहरीक इंसाफ का कोई सीएम डॉक्टर है साहब, आपकी या जान उनकी से एक कोई छोटी सी कोई मुसम्मद बात साहब, मुसम्मद साहब, मेरी एक बात सुनो। पार्टी पोजीशन के मेरी बाद बात वोटिंग नहीं कर या सकते तो ये। ये उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ले हैं। कौन एक मिनट सुन ले मेरी कौन बात। लाएंगे? अदम एतमाद की तहरीक ले हैं, और वो लोग अगर उस्मान उनका बुज़दार दिमाग को खराब है, पार्टी अदम लाइन के एतमाद साथ नहीं तहरीक चलते तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है। या फिर मनी बिल है, उसके अलावा तो कोई चीज नहीं है। तो मनी बिल पे भी तहरीक पार्टी को इंसाफ इनकी को जरूरत क्या नहीं हासिल पड़ी। होगा? वो इनके चले काम कर देंगे, इलाके के फंड्स दे दिए या इनके कहने पर यही तहसीलदार इंस्पेक्टर देखिए, इंस्पेक्टर ये वो तहरीके सारे इंसाफ की माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, और जब भी आपकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है तो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ आपको होता है, चाहे कितने भी अच्छे अलाइज काफ लीग के हों। बारे में मैं ऐसा काफ लीग के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि कितने भी अच्छे अलाइज हों, एक अदम आजाद तहफ़्फ़ुज़ होता उम्मीदवार बड़े है। आए हैं जी। तो हर पार्टी की ये कोशिश होती है कि वो अपनी अपनी जो उसकी मेजोरिटी है उसको सिक्योर करे। तो ये पीटीआई भी कर रही इसको है। कहते हैं गिव एंड टेक। मैं बताता हूँ जिस तरह सर, अगली खबर नून पर लीग अगर इसी खल के साहब, ऊपर अगली खबर- नून लीग जो है वो दे कुछ नहीं सकती उनको। पीटीआई की मजबूरी है कि इन लोगों को अगर वो कुछ देगी तो ये अगले इलेक्शन में इनके कैंडिडेट बनेंगे, इनके डेवलपमेंट अगर कराएंगे तो, ताकि वो चाहती है कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में आए। नून लीग का कंसर्न है इकदार में, उसने अभी आने दूर-दूर सेकेंडली तक सर है। अपनी प्रोटेक्शन है उनको अपनी सीटें उनकी लड़नी जो है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट है उसकी प्रोटेक्शन है, और और जो- यहाँ से बंदे तोड़ते हैं तो वो उनके लिए तोड़ना फायदा इशू नहीं है डॉक्टर 2023 से साहब। भी इमरान बड़ी खान दूर साहब है। की वो पॉलिसी नहीं है। जो बंदे कैंडिडेट है नून लीग के, उन्होंने अगले दफा हल्के में क्या लेके जाना है, मुंह लेके जाना है। वो कहते हैं हमारे काम हो, डेवलपमेंट हो, ये हमें मुंह नहीं लिखाते। सर हमजा शहबाज का आपने वाकया बताया, ठीक है। ये अपने डिले करके बैठे हैं, उनको नजर आ गया है कि ये दोबारा 10 साल वाला 2023 तक नून लीग दोबारा एक नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, कौन मरियम से- साहबा ने कौन जलसे से शुरू कर वापस आ दिए। गए भाईजान? ठीक है, शहबाज शरीफ बाहर हुए, ये जो नून वो लीग वाले हमजा लोग शहबाज- गए हैं ना, उसामा ये साहब, दूर ये से लोग- उनको पता ये है लोग नहीं फिर है। नून लीग के साथ आ जाएंगे जो क्या? हालात चल रहे हैं ना, अभी तक तो कोई दूर दूर जो तक हालात चल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो है आज बड़ी ये मुमकिनात में एक चीज थी कि शायद उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती, तो फिर क्या होना था? टेक्निकल ग्राउंड्स पर बचे नहीं, हैं कि फर्क उनके क्या वकला पड़ता यहाँ था? पर नहीं थे। उधर भी वही बरात है, तो सरकारी मसला- पैसे मसला जाए फिर होने भी थे, मसला एसी चलना था, बंदा बिल ये आना है बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या? हालात ठीक है, सहूलतें होंगी, ऐसी हालात होगा, क्या सारा कुछ पड़ता है होगा। कि हालात जनाब अभी के इतने अच्छे बुरे नहीं नहीं है, इनके नून लीग के लिए इतने अच्छे नहीं है, और ये आप कह दें कि किसने 2013 कहा में नवाज आपको? शरीफ भी आ जाएंगी, नहीं, नहीं। मरियम भी आ जाएंगी, ये सब कुछ हो जाएगा, इतना अभी ये आसान इतना नहीं। इतना अच्छा, स्मूथ नहीं चले है। हुकूमत के लिए भी सुन लें फिर। इनके लिए अगर हालात अच्छे नहीं है तो हुकूमत के लिए भी कोई अच्छे बिल्कुल नहीं है। क्या है? सर, जो पीआईए का मामला हुआ था, सारा स्कैंडल खड़ा हुआ कि जी ये पायलट्स के जाली लाइसेंस हैं, इतने हैं, यानी हर तीसरा पायलट जो है जाली लाइसेंस लेकर बैठा है, या मशकूक फिर बाद में कह दिया गया, पहले जाली फिर मशकूक। अब उन्होंने सारा खरल साहब, आप जैसे और बाबर साहब जैसे सीनियर साफियों पर डाल दिया है, हम जैसे निकम्मों पर डाल दिया है कि जी ये तो मीडिया ने उठाया था सारा मामला। सब वो सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो डायरेक्टर जनरल हैं नासिर जामी साहब, उनकी तरफ से कहा गया है सेक्रेटरी एविएशन ओमान को कि जी ये तो सारे पायलट्स जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं, और ये तो मीडिया ने सारा मामला उठाया था, ये तो चक्कर ही कोई नहीं है, ये तो हमने इनको लाइसेंस सारे दिए हैं। अच्छा, शर्म की बात हाँ, है, कोई कितनी technical issue शर्म से। की बात है। मुझे ये एक क्यों- बात क्या हुआ? बताएं, ये मीडिया पे डाल रहे हैं कि ये जी मीडिया ने हाइप दी, ये हमने हाइप दी। जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, गुलाम सलमान और खान। तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो लाइव। है उसमें लाइव उन्होंने ये कहा कि 258 ऐसे पायलट्स हैं जिनके पास जाली लाइसेंस 865 हैं या जाली डिग्री हैं। ये उन्होंने लाइव सारी दुनिया के सामने कहा, एक दफा नहीं कहा, 2 दफा नहीं कहा, 3 दफा ये कहा है। और ये सिविल एविएशन के डीजी कह रहे कि मीडिया की कारस्तानी है। और सर अगर जाना है तो अपने मिनिस्टर के खिलाफ जाए, उसके technical खिलाफ आदमी लेके नहीं आए है, कि वो जनाब technical आदमी ये नहीं है। सुन ले। वो टेक्निकल आदमी नहीं, वो कह रहे हैं जी बाज खामियों की निशानदेही हुई है प्रोसीजर में, तो उनको दूर किया जा रहा है, बस वो चंद प्रोसीजर इसके ऊपर तबसरा वाले ने सुने। कंप्यूटराइज्ड एतराजात के बाद मशकूक पायलट्स को फ्लाइट से मना किया गया, बस। सुन ले। आप अंदाजा लगा लें कि ये मशकूक गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट का हाल ये देख लें कि मिनिस्टर कह रहा है कि इतने पायलट जाली हैं, और नीचे डीजी कह रहा है कि मिनिस्टर मेरा आप झूठ इसके बोल रहा है। वन लाइनर करूं पंजाबी में नहीं, तर्जुमा। वो यही तो मसला है, वो कह रहे हैं जी मीडिया ने किया। वन लाइनर तर्जुमा नहीं तो करूं। मिनिस्टर के बारे में तो डीजी नहीं ना खत और लिख यही देता। उसी के ऊपर तो वन वो लाइनर- बस फिर यही करेगा कि मीडिया पे डाल देगा। पंजाब में- अल्टीमेटली जो वन जिम्मेदारी लाइनर वन लाइनर जी इसको कहते हैं, वो कहते हैं डिग्गा खोते तू ते गुस्सा कम्यार थे, पंजाबी में कहते हैं। ठीक है, यानी गधे से आप- गिर गया। कराची वाले बहुत सारे उर्दू हैं भाई, उनको जरा सकील उर्दू बोलना पड़ती है कि आप गधे से गिर रहे हैं और गुस्सा आप कुमार पे निकाल रहे हैं। अब मामला ये है कि ये जो
बात समझिए मतलब किसी से क्या, अब अजीब सी जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये इधर से ये बयान आ रहा है, वो मीडिया पे डाल रहे हैं, बात समझे। दूसरा जो मिनिस्टर साहब के बारे में एक जरबुल मिसल है, उनसे इतफाक नहीं, वैसे एक जनरलाइज है, मेरा अपना असेसमेंट है। वो कहते ना कुत्ता कान ले गया, कुत्ता कान ले गया, ये कुत्ता आपका कान काट के ले किसी गया। ने कहा कराची वाले भाई काट के ले गया, कुत्ता कान काट को ले गया, वो भागने लगे, बंदा भाग रहा है, कुत्ते के और पीछे बंदे भागो, कान पीछे लेके भाग आओ। रहे हैं। लोग कह रहे हैं, वो कहते कुत्ता कान ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, बंदे साथ शामिल होते हैं, कुत्ते के पीछे भागते जा रहे हैं, भाग रहे हैं। उसके बाद आगे दो तीन का क्या हो गया, रुको रुको, ओ भैया, अबे भैया रुको रुको रुको। वो कराची वाले कहते हैं हमें उर्दू की स्पीक थोड़ा समझा दिए, नहीं, सही। पंजाबी समझ नहीं आती। तो उन्हें क्या हुआ क्या है, वो कहता है भाई कुत्ता कान लेके जा रहा है, उस भाई का कुत्ता कान लेके जा रहा है। उसने कहा किस भाई का, कौन से वाले, वो वाले का। उसने कहा उसका दोनों कान ठीक है दोनों कान वही है। तो मसला ये है कि उनको किसने बता दिया, गुलाम सरवर खान साहब को और डीजी का, मतलब दो ये मिसालें वैसे ही मैंने दी इनके ऊपर। मसला वैसे बड़े दिन थे उनके पास, ऐसा नहीं है कि अचानक इस तरह की आप बात कर रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ है बड़ा ही अफसोसनाक, कि इससे नुकसान क्या हुआ, ईद एक स्टेटमेंट से नुकसान मुल्क का क्या हुआ। ये जो कुत्ता कान लेनी इस तरह की मिसालों से कि पूरी दुनिया ने लेटर लिखने शुरू कर दिए, ग्राउंड कर दिए, ग्राउंड कर दिया, फ्लाइट्स बंद कर और दी। आपको जो बरस सुन ले, जो रोजगार आपका ज़र मुबादला आ रहा था, पायलट जो बाहर से डॉलर पाउंड कमा रहे थे, गया, हमारी उन PIA बेचारों बैन कर की दिया। आपने मशकूक कर दी डिग्रियां, उनके डिप्लोमे मशकूक कर दिए। यानी वो मैं पंजाबी में और मसाल, वो कहते हैं ना किसके हाथ में लहू तलाश करे। अब किसका कसूर है बाबर साहब? अब मामला गवर्नमेंट का कसूर है, वजीर का कसूर है, सिविल एविएशन का कसूर है, पायलट्स का कसूर है, और किसका है? स्टेट का रियासत पाकिस्तान का नुकसान हुआ। मैं लाइसेंस आपको जो बताता देते हैं उन्होंने लूपहोल छोड़े, उनको किसी ने रिपोर्ट दी होगी ना वजीर साहब को। असल इशू ये था कि इन्होंने गवर्नमेंट ने हादसा हो गया, हादसे की तहकीकाती अच्छा, रिपोर्ट आ गई, डाइवर्ट और करने एक के लिए। मिनट, उस तहकीकाती रिपोर्ट की तरफ से लोगों की डाइवर्ट करने के लिए। हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, अंदर की मैं खबर दे रहा हूँ, इन्होंने ये पायलट्स का इशू उठा दिया। जिस तरह कभी पायलट का इशू उठा देंगे तो वो चीज दब जाएगी। ऐसे अब वो ज्यादा गले में पड़ गई, वो इस तरह से गले में पड़ गई, इनको बाद में एहसास हुआ कि जनाब ये तो सारी दुनिया में पाकिस्तान की जो नेक नामी हुई है इस स्टेटमेंट से वो सामने है कि सारी दुनिया में पाकिस्तान के पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान की PIA की फ्लाइट जो थी इसको बैन करने का और इससे अमेरिका ने बंद कर दी। अपने एयरपोर्ट पर PIA के त्यारे उतरवाने से इनकार कर दिया कि जनाब ये खतरनाक है, इनको तो आते आप अंदाजा लगाएं कि सारी दुनिया में बदनामी के बाद अब मिनिस्टर साहब जो है उनको कॉर्नर कर दिया गया और DG साहब से कहा गया कि अब आप अच्छा, छोटी सी और छोटी सी दो चीजें, डैमेज कंट्रोल करें। आप ये DG कह साहब रहे हैं, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। डैमेज इन्होंने पता क्या किया, डाइवर्ट कर लिया, जिस तरह वो 18वीं तरह का शोषा छोड़ देते। लेकिन ये तो है अब ना कि- ब्रेक के अच्छा, बाद ब्रेक। इस पे 3 चीजें मैं बताऊंगा। ब्रेक के बाद हमने कराची में लोड शेडिंग की भी बात करनी है, अब उस पर नैब ने भी नोटिस लिया है, कमाल हो गया है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला अब पता चला। कराची के मसाइल तो बहुत से हैं और एक एक करके जब ये हाईलाइट हुए तो हर किसी ने कोशिश की कि मसाइल हल किए जाएं। मिसाल के तौर पर कचरे का मसला आया अभी कुछ महीने पहले और हर तरह से वहाँ पर तहरीक इंसाफ हो, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, सारे उन्हें अपना अपना जोर लगाया, मसला हल नहीं हुआ। अब उससे भी बदतर सूरत हाल ये है कि लोड शेडिंग है और बेतहाशा है, लेकिन कोई इसको हल नहीं कर पा रहा। आलमगीर खान साहब मेंबर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ हैं, नौजवान हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। आलमगीर खान साहब, आपने तो यहाँ तक कहा है कि MD के घर की बिजली काट देंगे आप, तो ये इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने से बेहतर नहीं है कि कुछ और किया जाए? उसके बिजली काटने से बिजली तो नहीं आ जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने भी नोटिस लिया, वज़रा की ड्यूटी भी लगाई, कुछ नहीं हो सका। नैब ने भी नोटिस ले लिया, चेयरमैन नैब ने कहा है 3 महीने के अंदर में रिपोर्ट दें, ओवर बिलिंग है, लोगों को लोड शेडिंग का सामना है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, एक प्राइवेट एंटिटी है ये, तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा। आलमगीर साहब देखिए, यकीनन मेरे इस इकदाम से कोई बिजली तो नहीं आनी वापस शहर में। मेरे इस इकदाम का मकसद सिर्फ इनको खौफजदा करना है, इनके दिलों में अवाम का खौफ डालना है। ये एक जो प्राइवेट कंपनी है ये एक उस तर्ज में चला रहे हैं कि बस मुनाफा बनाते जाएं, और क्योंकि ये बेसिक नीड बेच रहे हैं, ये इंसानी ज़रूरत बेच रहे हैं, ये सहूलत नहीं है।
जब जरूरत नहीं मिलेगी तो चीखो पुकार होगी, उसमें जरूरी है खौफ आए अवाम का, एहतजाज का खौफ आए। और वो आप देख रहे हैं कि आज अवाम जो है वो इनके खिलाफ FIR बना रही है जगह जगह, और वो कहीं ना कहीं कानून से भी बाहर निकल के इनके खिलाफ काम कर रही। 2 मुलाजमीन को खंबे के साथ बांध दिया इन्होंने। तो मकसद ये है कि मेरे इस इक़दाम का मकसद सिर्फ दूसरी चीज आप ठीक कह रहे हैं, इस मसले का हल फौरी नहीं है। वजह यह है कि एक तो इनकी नाअहली की वजह से कि इन्होंने फर्नेस ऑयल वक्त पे डिमांड रखी नहीं। जो डिमांड फर्नेस ऑयल की पिछले साल अक्टूबर में रखी है, मई में आकर रखते हैं। अभी वजीर आजम साहब ने इसका नोटिस लिया और असद उमर साहब को और जो एडवाइजर हैं बिजली के, उनको भेजा था कराची इनसे मिलने के लिए। और इनसे जो भी इसमें जो फेडरल की मदद चाहिए वो इनको मिलेगी, चाहे गैस की सूरत में हो, चाहे बिजली की फरामी की सूरत हो। मसला ये है कि मजीद बिजली की फरामी अगर दें, इनका सिस्टम ही अपग्रेडेड नहीं है कि मजीद बिजली दी जा सके। फेडरल इस वक्त 650 मेगावाट इनको दे रहा है सब्सिडी के तौर पे, तो मजीद बिजली वो ले नहीं सकते। अब वो गैस की सूरत में मदद चाह रहे हैं, और इधर जो है वो वफाक के पास ऑलरेडी जो कंजम्पशन लेवल है वो पीक पे है। तो इस वक्त चैलेंजेस ये हैं। तो इसका जो आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पर सीरियसली वजीर आजम की जानिब से वफाकी सतह पे टेकअप किया गया है, हल निकाले जा रहे हैं। ये है कि फौरी हल। आलमगीर खान साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, आप हाँ बिजली काटने वाला ना कीजिएगा, फिर आपको गिरफ्तार कर लीजिएगा, फिर थाने में आप होंगे, वो एक और मसला है। पहले भी आप इस तरह अवामी मसाइल हल करने की कोशिश में कई दफ़ा आपको ये भुगतना पड़ा है। अच्छा, खैरल साहब का सवाल है। अच्छा, आलमगीर साहब, खान साहब, फौरी हल मैं ये दावा भी करता हूँ और चैलेंज भी करता हूँ, और मैं खुद अपने आप को आपकी तरफ वॉलंटियर भी कर रहा हूँ। अगर हुकूमत बेबस हो जाती है, तमाम इदारे बेबस हो जाते हैं, मैं असद खरल नेशनल टीवी पे बैठ के ये बात कर रहा है और इसको ऑनर देगा और इसके ऊपर खड़ा होगा, ये पॉलिसी मैं खुद कह रहा हूँ एज ए, मैं आपको कितने घंटे में कहते हैं इसका हल निकाल देता हूँ, सारा कुछ सही हो जाए। ये जब बात कर रहा हूँ, आप क्या मुझे ये मैंडेट देते हैं? हल बताए ना खरल साहब, हल भी पहले बताएं। ये पूरे तो कहेंगे, मैं अर्ज कर रहा हूं, हल बताएं। आप पार्टी के हैं, आप क्या इतना करें, आप मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर लें, उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। मैं आपको हल, आप ये कहें कि आप ना भी बेबसी शो करें, आप कहें 24 घंटे के अंदर ये सारी चीजें ठीक हो जाए, मैं कर सकता हूँ। मैं कैट बैठा हूँ, मैं बैकआउट नहीं हूँगा। हुकूमत कहे, मैं करने के लिए तैयार हूं। आप बताएं, नहीं, करोड़ों लोग जो है भुगत रहे हैं, आप बताते। आप देते हैं मैंडेट, हुकूमत कहती है कि आप कर दो जी, बिल्कुल करते हैं। खान साहब हल बताएं, हल बताएं आप। मैं हल नहीं बताऊंगा पहले। वो जी आलमगीर खान साहब, देखिए जी खान साहब। अच्छा देखें, इसमें मैं हुकूमत का एक हिस्सा हूँ, मैं खुद हुकूमत नहीं हूँ कि मैं अपने ओन से किसी को मैंडेट दे सकूं। हाँ, ये जरूर है, आप जो भी प्रपोजल देंगे, मैं प्रपोजल नहीं दूंगा। अगली बात भी जहांगीर खान साहब और आलमगीर साहब, एक और बात है, टीवी पे बैठ के कर रहा हूँ, ये भी इसको मैं ऑन करूंगा, लाइव है। आप मिनिस्टर से बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर से, कैबिनेट से, कि जनाब वो बंदा ये बैठ के कह रहा है कि मैं 24 घंटे में ये हल निकाल सकता हूँ। अच्छा, मैं कोई आपसे तरीका, चले आप बता नहीं रहे ना, आप कर दें। बाबर साहब क्यों बताऊंगा? आप नहीं कर सकते, पहले मैं करूंगा। उधर बैठ के आलमगीर साहब करके नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकूंगा। ये आप पूरी कौम सुन रही है, उमर अयूब साहब से बात करेंगे। पूरी कौम सुन रही है, मैं पूरी कौम से माफी भी मांगूंगा और मुंह काला करवा के यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ। बाबर साहब एक सेकंड, और अगर मैं दे दूं ऑनरशिप कर, सवाल सुन ले। सवाल फिक्सिट के बानी है, कराची में आपको मैंडेट मिला है, कराची सारा आपकी तरफ देख रहा है, हुकूमत की बेबसी क्यों है? अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सारी कौम ये चाह रही है कि माफियाज हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। लोग कराची में नेशनल असम्बली में ये तकारीर हो रही हैं कि बराज ग्रुप जो है उसका प्राइम मिनिस्टर से ताल्लुक है और हुकूमत जो है उसके हाथ बंधे हुए हैं। बेबसी है, ये बेबसी क्यों है? ये हत्ता कि आमिर लियाकत साहब इस्तीफा देने का कह रहे हैं कि जी मैं इस्तीफा देने लगा हूं, ये मसला हल नहीं हो रहा है। इतनी बेबसी है कि वो कुछ, मगर आप एहतजाज कर रहे हैं, एक्शन कब होगा? लोग तो एक्शन चाहते हैं, लोग एहतजाज नहीं चाहते। हुकूमत से लोग एहतजाज किस तरह से चाहते हैं? मैं अर्ज करूं, देखिए, एक तो असद खरल साहब इंतहाई एहतराम से बहुत ही मोहतरम है और बड़ी इज्जत है।
मैं खुद वजीर आजम नहीं हूँ कि मैं मेरे पास आप ये बात रख तो सकते ना, कराची वालों के लिए इतना तो कर सकते हैं। छोटी सवाल जवाब तो सुन ले, मैं जवाब तो समझ रहा सुन हूँ। लेना खैरल साहब, जवाब सुन ले। जी जी आजिज साहब कंप्लीट तो कर लूं। जी जरूर। बोले बोले बोले। लेकिन मैं ये वादा जरूर करता हूँ, जो आप कह रहे हैं ये मैं वफाकी काबीना में भी लेकर बिल्कुल। और जो वफाकी मिनिस्टर वजीर आजम से भी शेयर करूंगा। बिल्कुल। ये मेरा वादा है आपसे। तो इंशाल्लाह ये असद खरल का वादा है। अगली सुन ले, कराची वालों के लिए आप आवाज उठाते हैं ना, तो मैं उससे बैकआउट नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, चले, ये तो अच्छी बात है। दूसरी जरूर, चीज ये जी। देखें, बेबसी का आलम इसलिए भी है कि यहाँ मोनोपोली है कंपनी की, एक ही कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइडर है, और एक्शन लिया गया नेपरा की जानिब से इनके खिलाफ FIR बनाई गई है। बल्कि नेपरा अब एक कराची में एक शिकायती सेल खोल रहा है इनकी शिकायतों को सुनने के लिए। लेकिन मकसद ये है कि एक ही कंपनी है, या तो 3-4 हम एक को खिलाफ एक्शन करके एक को बंद करें, पाबंदियां लगाएं, और दूसरों को हम जो है कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज दें। यहाँ सबसे बड़ा मसला अलमिया ये है बदकिस्मती शहर की, एक कंपनी है जो ये सर्विस दे रही है और वो अपनी मनमानी कर रही है, और इतने सालों में इन्होंने बेहतर नहीं की, मुनाफे बेहतर हो रहे हैं इनके। ये बात आपकी बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूं कि ये मोनोपोली मुसाफिती कमीशन के भी खिलाफ है। और मेरे पास, मैं किस लिए ये वसूख से बात कर रहा हूं, अबराज ग्रुप हो या ये जो कंपनी है, ऐसे ऐसे कच्चे चट्टे हैं कि मेरा एक फोन जाए और ये टिक टिक पे लग जाएंगे। मैं अभी जो बात कर रहा हूं, एक फोन जाए ये टिक टिक पे लग जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी हुकूमत, मेरे कराची के अवाम वो मुझे कहे कि असद खरल आओ हमारी इमदाद के लिए, और मैं 24 घंटे में फार्मूले हल नहीं दूंगा। आलमगीर खान साहब, बिजली आपको लगता है आपको अगले 3 माह 6 महीने में नहीं दूंगा, वो प्रोसेस बाद में होंगे। अच्छा, आपकी उसके बाद लोड शेडिंग खत्म खरल हो साहब, एक जाएगी। सेकंड, आलमगीर खान साहब, आलमगीर खान साहब सिस्टम के होते हुए ये अब ना चेयरमैन नैब ने भी नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि जी 3 महीने के अंदर अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट जो है उनको पेश की जाए, और ये ओवर बिलिंग वगैरह। आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा? अब 3 महीने में तो वैसे ही मैं देख रहा था जो इंचार्ज हैं के इलेक्ट्रिक के, उन्होंने कहा जी मौसम बदलते ही लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। ये तो एक अजीब सा बयान है। बिलिंग पे नेपरा के पास ऑलरेडी केस मौजूद है, और इस पे FIA की ऑलरेडी एक रिपोर्ट मौजूद है, और जिसको कुछ 3-4 दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने पता नहीं किस बदगुमानी में, किस बेख्याली में, उन्होंने वो रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर लाए और लोगों से कहा कि, और मीडिया से कहा कि आप इसको पढ़ें और टेकअप करें इस इशू को। उस रिपोर्ट में 2008 से 2013 तक के सारे कारनामे, सारे छठे पट्टे इनके मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो साहब अपनी पार्टी की दौरे हुकूमत की सारे कारनामे शाया कर रहे हैं। ये बड़ी अहम बात। एक और आपसे मैं एक और बड़ा आप खबर, आपको धमाका खेज खबर दे रहा हूँ, और वो मेरे पास 3 फोल्डर भी पड़े हुए हैं। ये बात भी रिकॉर्ड में जो 8 से 13 की मुझे बहुत टॉप लेवल के रेंजर्स के और मुख्तलिफ इदारों से मिलकर की थी। वो 3 फोल्डर में एक ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंट के साथ है। इतने बड़े फोल्डर, यानी तकरीबन कोई 6-7 हजार के एनेक्सर के साथ डॉक्यूमेंट है कि किस तरह अबराज ग्रुप ने लूटा, अच्छा, कितना कॉपर बेचा, किस तरह सिस्टम तबाह किया। अच्छा, नैब राफे में पकड़ेगा कौन? हुकूमत आपकी है, इनको किसने पकड़ना है? अच्छा, सियासत में मसला ये हो जाता है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि जी सारा विभाग का है, वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी का है। इजाजत से जवाब जी, मेरी बात का यही अर्ज करूं जी सर, जी मैं अर्ज करूं, ये बात 100% ठीक है। नैब ने अगर 3 महीने का टाइम दिया है तो 3 महीने नहीं, मेरा ख्याल है 1 महीना भी नहीं लगना चाहिए इसमें। सर्दियां आ जाएंगे वैसे ही, सर्दियां आ जाएंगी। नंबर 2, ये बात आपकी 100% ठीक है। हम हुकूमत में ये एक्शन का वक्त है। अगर कोई रिपोर्ट आई हुई है उस पर एक्शन किया जाए, ना कि बयानात और बयानबाजी की मिट जाए मखलूक तो इंसाफ करोगे। बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब। एक सिर्फ चीज के क्या है, आपके पास इसका हल क्या है? इमीडिएट मेरे पास हल है, दे रहा हूं कराची वाला सुनो। अच्छा, बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब। आप और ब्रेक ले रहे हैं, मुझे दें। आपने सुन लिया, असद खरल साहब ने बिल्कुल ये अपने आप को पेश किया है कि उनके पास ये हल मौजूद है। अब हुकूमत की तरफ से देखते हैं क्या जवाब आता है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुलभूषण की, और पाकिस्तान एक और कदम आगे गया है और एक बार फिर कौंसिल रसाई उसको दी है और भारत मान गया। कहते हैं जी ठीक है, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब पता चला। पाकिस्तान हमेशा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करता आया है और जो चीज़ें लाजमी नहीं थी उस पर भी अमल किया।
आईसीजे में खुद गया भारत और वहाँ भी उसको मुँह की खानी पड़ी। कुलभूषण यादव दहशतगर्द पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा, ये पकड़ा गया और उसके बाद भारत बड़ा तिलमिलाया, झूठ सारा पकड़ा गया, पासपोर्ट इसके जाली वहाँ पर दिए गए और इसने फिर अपना बयान भी दे दिया। अब भारत की तरफ से जब वहाँ गए भारतीय वकला तो कहा गया जी कौंसल रसाई जी हमें दी जाए और दीगर मामला। तो इसकी मुलाकात पहले इसके घर वालों से, इसकी वालिदा, इसकी बीवी से भी करवाई गई, फिर इसको कौंसल एक्सेस दी गई। अब फिर पाकिस्तान ने कहा कि दोबारा मिलना चाहते हो मिलो। अब भारत में बड़ी कश्मकश थी कि क्या करें, हमारा दहशतगर्द पकड़ा गया, बड़ी बदनामी है, जाकर इससे मिलें, क्या करें। लेकिन फिर उन्होंने ये कबूल की इसलिए कि खुद ही तो गए थे इसके लिए और फिर वो अदालत का फैसला भी आप माने। तो बाबर डोगर साहब, ये पाकिस्तान ने तो बड़ा अच्छा एक कदम उठाया कि चलें दोबारा इस दहशतगर्द की मुलाकात करवा दी भारतीय कौंसलर से और उनके नाज़िमुल उमूर आए गोरू आहलूवालिया और उन्होंने मुलाकात की। तो भारत अब इसके बाद अच्छा नहीं होगा कि चले मान जाए कि जी हाँ ये हम गलती हमसे हुई है, हम ये कर रहे हैं, आइंदा नहीं करेंगे, या वो अपनी हटदर्मी बरकरार रहेगा जी अब इसमें भी कोई रखना निकालेंगे कि जी ये असल में ये हुआ था, वो हुआ था, पता नहीं। हमें किस तरह की इनको मुलाकात चाहिए? उसामा साहब, सबसे पहले तो इसमें चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि कुलभूषण यादव जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा है। उसके हाथ मासूम पाकिस्तानी लोगों के खून से रंगे हुए हैं और वो भारत की फ़ौज का एक कर्नल था, सर्विंग कर्नल था, सर्विंग फौजी ऑफिसर था। और दुनिया की तारीख में बहुत कम मिसालें मिलती हैं कि इस तरह का एक सीनियर लेवल का ऑफिसर जो है किसी दूसरे मुल्क में जाली शनाख्ती कार्ड पर पकड़ा जाए, दहशतगर्दी करता हुआ पकड़ा जाए। बलूचिस्तान में वो दहशतगर्दी करता रहा, कराची में दहशतगर्दी करवाता रहा, पैसे बांटता रहा और उसने सारे इतराफ़ जो है वो किए हैं, उस पूरी कौम के सामने किए हैं। सारी कौम ने देखा कि कुलभूषण ने ये इतराफ़ किया कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा और उसके कोलैबोरेटिंग जो है वो एविडेंसेस भी हैं। इसके बावजूद आप देखें कि हम वियना कन्वेंशन में गए, वहां पर जाकर हमने वो केस जीता और उसके बाद वियना कन्वेंशन रूल्स हैं उनके तहत हम उनको काउंसलर एक्सेस दे रहे हैं। सुन ले, लेकिन आज आप देखें कि भारतीय जो काउंसलर थे, जब काउंसलर एक्सेस दी गई तो वो वहां पर गए। उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने इतराज़ किया कि ये जो सिक्योरिटी के ये जो दरमियान में शीशा लगाया हुआ है इसको उतारा जाए, कैमरे को उतारा जाए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तानी जो हमारे पास बैठे हुए हैं वो नहीं होने चाहिए। आप सोचें कि ये पॉसिबल है? इतना ख़तरनाक कैदी और उसको ये जिस तरह की एक्सेस मांग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको फैसिलिटेट किया गया, उनके लिए शीशा उतारा गया, उनके लिए ऑडियो वीडियो फैसिलिटीज ख़त्म की गई। लेकिन इसके बावजूद वो मुख्तलिफ हीले बहानों से वो वहाँ से इतराज़ करके वापस आ गए। कुलभूषण उनको पुकारता रहा, बुलाता रहा कि मेरी बात सुन जाओ, मेरे से बात कर जाओ, लेकिन उन्होंने जनाब ऑब्जेक्शन लगाए और वहाँ से निकल लिए। अब सिर्फ दुनिया में को ये दिखाने के लिए कि जी देखे जी ये पाकिस्तान हमारे साथ ये कर रहा है, हालांकि उनको भरपूर तरीके से फैसिलिटेट किया गया। भारत ने कुलभूषण को ऑन नहीं कर रहा, भारत ने उसको उसके रहमो करम पर छोड़ दिया। ऑन कहाँ नहीं कर रहा डोगर साहब? अच्छा, वो ऑन कर ही रहा था तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस किसी सूरत नहीं जा सकता था। अब भाग रहे हैं। लेकिन उसमें एक ये भी चीज थी, पाकिस्तान ने भी कहा था कि इस पर अप्लाई नहीं होती वैसी वियना कन्वेंशन, वो है जंगी कैदियों के लिए। कोई जो फौजी था वो लड़ रहा था और वो पकड़ा गया, जिस तरह अभिनंदन का वाकया था, छोड़ दिया, ये तो जासूस था, नैरेटिव कानून की। तो हम नवाज शरीफ, भारत नवाज पॉलिसी का यही नतीजा आज जो हम भुगत रहे हैं। ये तो नवाज शरीफ से आंख मारी थी मोदी साहब को ले जाए और हम इतराज नहीं करेंगे। ये तो केस जा नहीं सकता, डॉक्टर साहब जा सकता है। सर्विंग कर्नल जासूसी में पकड़ा जाए, वियना कन्वेंशन जो है इसके ऊपर कोई तलक ही नहीं है। वो आपने कहा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो उनको आंख मारी कि आप जाएं तो हम केस उधर लेकर धकेल के। ये वही कुलभूषण यादव है, जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी DGI के साथ और सेंटर परवेज उस वक्त वज़ीर इत्तलात नशरियात बैठे हुए थे, पूरी एविडेंस दिखाने के बाद, वीडियो कोलैबोरेटिव एविडेंस, उनका सारा कुछ हो गया। उसके बाद आखिर में उन्होंने क्या हरकत की, एज पर नवाज शरीफ जो उधर से आए थे, स्क्रिप्ट आया था, उन्होंने कहा ये अभी साबित तो नहीं हुआ ना, यानी अपनी एजेंसी अपने इदारों को मोदी की जुबान बोली, उनका वकील बन गया वहां पे,
अच्छा, जो ये कह रहे हैं, जो इंडिया नहीं कह सकता था, उनसे ज़बान बुलवाएगी। सुन ले अगली बार डिस्क्रेडिट करने के लिए पूरी प्रेस को कि यानी एक तरफ आर्मी सारा दिखा रही है इदारा हमारा, और हुकूमती जो वो उसको डिस्क्रेडिट कर रहा है, क्योंकि मोदी की तरफ से यकीनन जो एक्सेस भी उधर, अब कौंसलर एक्सेस की मुझे बात करें, कितने हमारे वहाँ पे पकड़े हुए हैं लोग, उनकी लाशें नहीं दी जाती, उनसे मिलने नहीं दिया जाता। वो जो सर वो जब आते हैं यहाँ बेचारे जो माहीगीर पकड़े होते हैं कभी, हाँ जी, उनकी तो हालत बुरी होती है, ज़हनी तवाज़ुन वो खो चुके होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता बेचारे लागत। और जो कश्मीर का आप देख लें, मकबूजा कश्मीर में जो शहीद किए जाते हैं उनकी तो मैयतें वापस नहीं की जाती, कहीं जाकर, मुझे ये बताएं, जनाजा ना हो इनका। मुझे आप ये बताएं कि वो मुझे बताएं कहाँ कौन से आलमी हुकूक है, इंसानी हुकूक है बाबर साहब, कौन से इंसानी 370 जो आर्टिकल खत्म नहीं याद आता कश्मीर में, कहीं दुनिया में ये मिसाल है कि आप कहें कि जनाब ये बंदा दहशतगर्द, उसके लिए भी अभी ये स्टॉक एक्सचेंज पर जिसने हमला किया था वो लड़के ने, उसके वो बहन ने कहा उसकी लाश दी गई, वो जाकर उन्होंने बलूचिस्तान में, यानी इससे बड़ी होगा ये बताएं को मारना नेचर कांड। लेकिन मकबूजा कश्मीर आप देखें जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वो शहीदों को भी उनकी खुदा के लिए उसामा साहब, आप बनिया जो मोदी जो दहशतगर्द बात करता है कुलभूषण, उससे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उससे रैम जो बातें कर रहे हैं, जो वहां पे जो सूरत हाल है नहीं, हिंदू बाकी दुनिया को नजर नहीं आता। भाईजान नेचर कैन नॉट बी चेंज। कछुआ था, उसने बिच्छू को बिठाया, पानी में डूब रहा था, थोड़ी देर बाद उसने डंग मारा, उसने कहा मुझे दर्द हो रही है, उसने बर्दाश्त किया कछुए ने, फिर उसने डंग मारा, उसने कहा जी मैं तुम्हें बचा रहा हूँ पानी से डूबने से, और तुम मुझे डंग मार रहे हो। उसने कहा अच्छा, कहता मेरी आदत है। उसने कहा ठीक है, उसने डुबकी लगाई, कहता मैं डूब रहा हूँ, थोड़ी देर बाद डूब रहा हूँ, उसने कहा मेरी भी आदत है। मामला ये है कि जो मोदी से अगर आप ये एक्सपेक्ट करें, वो उससे आप ये एक्सपेक्ट करें, या आप ये सारा काम आपने क्यों उनके ये कलबोशन जो सारा ये मामला खराब हो रहा है, आज भी क्यों आप देते हैं एक्सेस, आपने क्यों वहां पे गए? नहीं, हम तो आप हैंक नहीं करते कि हम तो अपना केस दिखा रहे हैं कि हमारा केस कितना मर्जी आप ले जाएं, कितना मर्जी आप शीशे उतारें, सारा कुछ करें, हिंदू बनिया, वो अपनी फितरत से बाज आएगा, वो दहशतगर्दी से बाज आएगा। अभी दहशतगर्दी नहीं अभी करवाई, आप देख लेना, अभी नहीं हुई स्टॉक एक्सचेंज पे। और एक बात आखिरी पैगाम है के इलेक्ट्रिक वालों, मोहन सलवी साहब और आपके जो डायरेक्टर साहब, सुन ले जरा, केबल जो एसोसिएशन है सारे, उन्होंने मुझे राब्ता किया है, सारों ने, उनकी तारें काट वो सुनते ले आप, मैं उसामा से प्लीज बात के लिए बता तो दूं ना क्या वो वजह क्या है जिससे आपसे राब्ता कर रहे हैं। उन्होंने मुझे राब्ता कर लिया है और मुझे बुला रहे हैं। अच्छा, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन जो है उनके तमाम, खालिद राई हो, आबद डान हो, जो भी उनके नाम है, उन्होंने मुझे मदद के लिए पुकारा है, टेलीफोन भी किए हैं, और वो कहते हैं आप आएं, और हमें के इलेक्ट्रिक ये तारें बता रही जो केएमसी की जमीन है, यानी जमीन केएमसी की है, उसके ये डिफॉल्टर हैं, उसके ऊपर पोल लगे, पहले आप केएमसी को, मैं आपको वार्न कर रहा हूं आज से, असद खरल आपको वार्न कर रहा है, मोनस अलवी साहब, मोनस अलवी जो इसके जो वहां पे हैं, और दूसरे सुन लें, मुझे उन्होंने बताया, और जो इनका डायरेक्टर वगैरह है कोई, ठीक है, अगर आज के बाद किसी केबल पोल से आपने काटी, उनको मैंने कह दिया है कि आपने वीडियो बनानी है, और उस बंदे को उधर सिर्फ आपने उसको रोक के वीडियो बना के, सुन ले जरा पूरी होने दे, और जितना आपका नुकसान होगा असद खरल देगा। आज मैं दूंगा हमारे भाई हैं, में रख लो। अच्छा, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।